trying to ask if you all are fine. बेटे जो लास्ट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है दैट इज़ टेस्ट यूज फॉर चेकिंग वेदर ऑटो कोरिलेशन इज़ प्रेजेंट इन आवर डेटा और नॉट। उसके लिए जो पहला टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डॉल्टन वॉटसन टेस्ट। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टेस्ट है ये क्या हाइपोथेसिस लेके चलता है। जितने भी टेस्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें जो हमारा एच नॉट होगा वो ये होगा कि देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन एंड एच वन विल बी दैट देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि डर्बन वॉटसन ने जो टेस्ट सजेस्ट किया है उसमें एक्चुअली हम रेजिडुअल्स पे काम कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले कंप्यूट करना है ओएलएस रिग्रेशन, मीन पूरा आपका एक रिग्रेशन मॉडल रन होगा और उसके बाद आप क्या करेंगे उसके रेजिडुअल्स को कंप्यूट कर लेंगे। जब रेजिडुअल्स को कंप्यूट कर लेंगे तो जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है दैट इज़ डी इक्वल्स टू समेशन टी इक्वल्स टू 2 अप टू n और स्केयर में आएगा ई टी माइनस स्केयर ब्रैकेट में आएगा ई टी माइनस ई टी माइनस 1 का स्केयर। अच्छा अब ये देखें कि इसको ये आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि t इक्वल्स टू 2 से हमने इसको क्यों स्टार्ट किया। इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ देखें t की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ e2 हो जाएगा माइनस यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e1। तो मीन्स आपका सेकंड वाला रेजिडुअल माइनस उससे प्रीवियस। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा e1 माइनस e0, क्योंकि ज़ीरो पे या नेगेटिव पे हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं होंगी। दैट्स वाई हमने इसको 2 से स्टार्ट किया और इसके डिनोमिनेटर में है समेशन t वेरीज फ्रॉम 2 अप टू n ई टी का स्केयर। तो उसको मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है कि t इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करें या t इक्वल्स टू 1 से करें, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है हमारा लार्ज सैम्पल्स के लिए टेस्ट है। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो या 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं अभी नीचे जाके आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। और ये जो आपको पेंसिल से लिखा हुआ थोड़ा सा लाइट से शेड में नज़र आ रहा है वो दोनों फार्मूलाज को इस तरह से लिखा है कि यहाँ आप लिखें डी इक्वल्स टू समेशन टी इक्वल्स टू 2 वेरीज अप टू n ई टी माइनस 1 का होल स्केयर ओवर समेशन ई टी का स्केयर, और यहाँ है टी इक्वल्स टू 2 अप टू n और नीचे वाले फार्मूला में सारी चीज़ ऊपर सेम है। यहाँ पे समेशन टी इक्वल्स टू 1 अप टू n ई टी स्केयर हमने लिखा है। फिर हमने लिखा कि दिस टेस्ट इज़ यूज फॉर लार्ज सैम्पल साइज। ये टेस्ट यूज़ ही लार्ज सैम्पल के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या किया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कि डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टैटिस्टिक में, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने स्केयर ओपन किया। स्केयर ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म आ गई हमारे पास। और उसके बाद हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने बार बार इसको कहा है कि ये लार्ज सैम्पल्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो जब हमारे पास लार्ज सैम्पल साइज़ होगा तो हम इसको जो आपका समेशन टी इक्वल्स टू 1 अप टू n ई टी का स्केयर वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है टी इक्वल्स टू 2 अप टू n ई टी स्केयर, या फिर आप इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं कि टी इक्वल्स टू वेरीज फ्रॉम 2 टू n ई टी माइनस 1। इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं कि लेट से ये हमारा टाइम है 1 से लेकर n तक और ये हमारा ई टी वाले रेजिडुअल्स हैं और ये ई टी माइनस 1 है। इसकी लास्ट टर्म्स देखें तो हमारे पास ई एन और ई एन माइनस 1 है। अगर लेट से n हमारा थाउजेंड्स में है, बहुत लार्ज है, तो आप देखें अगर आप इसकी 1000 वैल्यूज़ का सम ले रहे होंगे या 999 वैल्यूज़ का सम ले रहे होंगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने कहा है कि जब सैम्पल साइज़ हमारे पास लार्ज है तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये तीनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी और ये 2 टाइम्स बन जाएगी हमारे पास ये टर्म भी और ये भी हमारे पास 2 टाइम्स ये टर्म रह जाएगी। उसके बाद हमने कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और हमने रो को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हैं ऑटो कोरिलेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, रो इसमें रोल प्ले कर रही है कि रेजिडुअल्स अगर कोरिलेटेड होंगे तो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है हमारे पास और एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ होगी, और अगर रो जितना ज़ीरो होगा या जितना वीक होगा उतना ही हमारा जो एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे रो को इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो रो को हम कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि रो हमने कहा कि रो क्या है, एक्चुअली कोरिलेशन है बिटवीन 2 रेजिडुअल्स ई टी एंड ई टी माइनस 1, मीन्स कि जितने आपके रेजिडुअल्स हैं उनके दरमियान जो कोरिलेशन है उसको हम रो से फाइंड कर रहे हैं। तो इसको एस्टिमेटर है इसलिए इसके ऊपर मैंने हेड शो किया है, रो हेड। ये यूजुअल वही रूटीन का फार्मूला है जो आपका कोरिलेशंस का फार्मूला होता है, जिसको आप देखते हैं कि समेशन एक्स वाई माइनस 1 ओवर n समेशन एक्स तो समेशन वाई और फिर समेशन एक्स की यहाँ पे वेरिएशंस होती हैं और फिर यहाँ वाई वेरिएबल की वेरिएशंस होती हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे क्या है कि एक्स की जगह ई टी हो गया और वाई की जगह ई टी माइनस 1 हो गया। तो ये फार्मूला हमने लिखा और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए देखें कि सबसे पहले कि हमें ये पता है कि समेशन रेजिडुअल्स का अगर सम करते हैं तो वो ज़ीरो होता है, इसलिए ये टर्म भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी और समेशन ई टी माइनस 1 यहाँ पर भी रेजिडुअल्स का सम हो रहा है, ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी।
ये जीरो हो गई तो पीछे हमारे पास टर्म रह जाएगी समेशन ई टी स्क्वायर और यहाँ पे समेशन ई टी माइनस वन का स्क्वायर। तो ये अभी हमने प्रीवियस पेज पे देखा था कि जब हमने कहा है कि आपका सैम्पल साइज़ जब लार्ज है तो आपकी चाहे टर्म समेशन टी जो है वो ई टी हो या ई टी स्क्वायर हो या ई टी माइनस वन का स्क्वायर हो, तो ये आपके पास क्या होंगे, ये इक्वली ट्रीट होंगे फॉर लार्ज सैम्पल साइज़। तो जब ये दोनों टर्म्स सेम ट्रीट होंगी तो ये इसका समेशन ई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास फाइनल डिनोमिनेटर में टर्म आएगी समेशन ई टी स्क्वायर। और ऊपर न्यूमरेटर में वही चीज़, यहाँ पे ये समेशन ई टी भी जीरो, समेशन ई टी माइनस वन भी जीरो, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, समेशन ई टी माइनस वन ओवर समेशन ई टी स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ई टी इंटू ई टी माइनस वन इक्वल्स टू रो हेड समेशन ई टी स्क्वायर। अब ये वो टर्म सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ गई है जिसको हम इस रिजल्ट में पुट कर सकते हैं। ये जो हमने फाइनल यहाँ पे डी किया था, यहाँ पे समेशन ई टी इंटू ई टी माइनस वन की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये पहली टर्म हमारी वो 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स समेशन ई टी स्क्वायर माइनस 2 रो हेड समेशन ई टी का स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, आप समेशन ई टी स्क्वायर को कॉमन लें, इस टर्म के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनली डी किसकी इक्वल रह जाएगा, 2 माइनस 2 रो हेड। अब बेसिकली जो आपका डी स्टैटिस्टिक है वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा है रो हेड पे। यही इसी की बेस पर डिसाइड करेंगे कि क्या ऑटो कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अच्छा, हमें पता है कि हमारी जो कोरिलेशंस की वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम -1 हो सकती है, मैक्सिमम +1, -1 से +1 उसकी रेंज है। तो हमने 3 वैल्यूज़ पर्टिकुलरली ली हैं, -1, 0 और +1। -1 अगर यहाँ पे हम पुट करें तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये 2 × 2 प्लस में चला जाएगा, तो 2 + 2 + 4। डी हमारे पास मैक्सिमम मीन्स 4 तक जा सकता है। 0 पे डी की वैल्यू 2 हो जाएगी और +1 पे डी की वैल्यू 2 - 2 0 हो जाएगी। मीन्स हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो आपका डी है वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 4, 0 से 4 के दरमियान रहेगा। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ देखने वाली है कि 0 से 2 तक हमारे पास ये एक सेक्शन बनेगा और 2 से 4 तक एक सेक्शन बनेगा। मीन्स आप इसको इंटरवल भी कह सकते हैं। और हमने ये देखना है कि 0 से 2 में कोरिलेशन जो है वो कैसे बिहेव कर रही है, क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, और या 2 और 4 के दरमियान किस तरह से बिहेव कर रही है। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें टेबल वैल्यूज़ देखनी है। टेबल वैल्यूज़ और डबल स्टैटिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन सैम्पल साइज n, नंबर ऑफ रजिस्टर्स k एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको ये जो टेबल बुक है वहाँ से डबल मॉर्सन स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वहाँ से जब आपके पास टेबल वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप उसकी बेस पे देखते हुए, और अच्छा, इसमें अल्टरनेटिव जो आपका हाइपोथेसिस है कि हमने H0 तो कहा कि देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, लेकिन अल्टरनेटिव में क्या देयर इज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन या फिर देयर इज़ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। ये डिपेंड करता है आपकी डी की वैल्यू पे। जो डी की वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगी कि H1 में क्या आना चाहिए। अगर आपकी डी की वैल्यू लेस देन 2 है तो फिर क्या होगा, आपके पास ऑटो कोरिलेशन, आपका H1 क्या बनेगा, देयर इज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। फिर आपके पास H0 वही रहेगा, देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, और H1 में आएगा देयर इज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। और हमारा इसमें डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, हम रिजेक्ट करेंगे H0 को इफ़ अगर हमारी जो D की वैल्यू है वो लेस हो जाएगी। ये D लोअर और जो D अपर की वैल्यू ये आपको टेबल बुक से मिलेगी, और आप इसको कंपेयर करेंगे कि अगर आपकी जो D की वैल्यू जो आपने यहाँ ऊपर फाइंड की है वो फाइंड की होगी, वो D की वैल्यू अगर लेस होगी D लोअर से तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपकी वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करेंगे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन डी अपर हो जाए। और नो डिसीजन इफ़ जो आपका डी है वो डी लोअर और डी अपर के दरमियान अगर ये लाई करता है तो फिर हमारा कोई डिसीजन भी नहीं होगा। हम मीन्स डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या ऑटो कोरिलेशन। हम कहेंगे कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हम बता सकें कि हमारा डिसीजन क्या है। इसको इधर से हम देखते हैं। अभी हमने क्या कहा कि ये 0 से 2 वाला, अगर हम लेट से कि हम इस वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो 0 से 2 ये आपने टेबल वैल्यू देखी होंगी। एक उसका लोअर आपके पास डी की वैल्यू आएगी, एक अपर आएगी, डी लोअर और डी अपर। हमने कहा कि अगर डी लोअर और डी अपर का जो इंटरवल है इसके बिटवीन वैल्यू लाई करेगी तो कोई डिसीजन आपका नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू जो है वो डी अपर से ग्रेटर होगी, मीन्स आप क्या कर रहे होंगे, आप एक H0 को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। H0 को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन। अगर आपकी डी की वैल्यू डी लोअर से लेस होगी तो फिर आप इस रीजन में फॉल करेंगे, और ये रीजन क्या आपको बता रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। इसी तरह अगर आपकी वैल्यू डी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है तो फिर आपका H1 क्या बनेगा कि देयर इज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ठीक हो गया, देयर इज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, सॉरी देयर इज़ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। ऊपर हमारे पास पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन था और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देयर इज़ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, जिसको हम रो
लेस देन 0 से भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि टोटल आपकी देखिए डी की वैल्यू जो है वो 0 से 4 तक जो है वो रेंज है उसकी। तो जो आपकी टेबल बुक है वहाँ से आपने डी लोअर डी अपर की वैल्यू फाइंड की होगी। अगर डी ग्रेटर देन 2 है तो इसके जो अपर पार्ट की वैल्यूज़ लेने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, 4 माइनस डी एल एंड 4 माइनस डी अपर आपने कर देना है, ठीक है। और हमने बता दिया 4 माइनस डी एल की वैल्यू ग्रेटर है, इससे ऑब्वियस बात है ये छोटी वैल्यू जब 4 में से माइनस हो गया तो ये वैल्यू आपके पास ज़्यादा बड़ी आएगी। इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है हमारे पास कि अगर आपने रिजेक्ट करना है एच नॉट को इफ़ डी आपका ग्रेटर हो जाए 4 माइनस डी लोअर से, मीन्स थोड़ा सा उससे ऑपोजिट है। अगर आप उसी वे में लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस डी लेस देन डी एल। या तो आप ये वाले इस डिसीजन को यूज़ कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और एक्सेप्ट एच नॉट हम करेंगे अगर डी आपका लेस देन हो जाए 4 माइनस डी अपर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और नो डिसीजन होगा अगर ये इस रीजन के बिटवीन फॉल कर जाए। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, 2 से 4 वाला रीजन हम देख रहे हैं। अगर इस 4 माइनस डी अपर और 4 माइनस डी लोअर के दरमियान में फॉल करेगा तो नो डिसीजन। अगर 4 माइनस डी लोअर से लोअर होगा तो हमारे पास नो ऑटो कोरिलेशन। और अगर इससे 4 माइनस डी लोअर से ग्रेटर होएगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसमें नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है हमारे पास नॉट इक्वल का केस अगर हम ले रहे हों, H1 जो है वो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ना ले रहे हो, हम नॉट इक्वल का केस ले रहे हो, तो फिर आप ये दोनों को देख सकते हैं कि रिजेक्ट कर सकते हैं एच नॉट अगर डी लेस देन डी लोअर हो जाए या फिर डी ग्रेटर देन 4 माइनस डी लोअर हो जाए। और एक्सेप्ट एच नॉट कर सकते हैं डी ग्रेटर देन डी अपर और डी लेस देन 4 माइनस डी अपर आ जाए। तो ये हमारे पास डर्बन वाटसन टेस्ट है। अगर आपने ऑटो कोरिलेशन को चेक करना है कि क्या आपके रेजिडुअल्स जो हैं वो कोरिलेटेड हैं या नहीं। अच्छा, इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए इसकी कुछ एजम्पशंस हैं हमारे पास, वो एजम्पशंस हम देख लेते हैं जी। इसकी एजम्पशंस क्या हैं, सबसे पहली एजम्पशन ये है कि आपका जो रिग्रेशन मॉडल है उसमें इंटरसेप्ट टर्म जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, मींस इंटरसेप्ट टर्म इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसा रिग्रेशन मॉडल जिसमें इंटरसेप्ट टर्म ना हो उस पर आप ये वाला टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड एजम्पशन वही जो हमारी OLS की एजम्पशंस रिग्रेशन की बेसिक एजम्पशंस में आती है कि रिग्रेसर्स आर नॉन स्टोकेस्टिक और फिक्स्ड वेरिएबल्स, हम आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं फिक्स होने चाहिए। थर्ड वन, एरर टर्म फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेशन। ऑब्वियस बात है जब हम चेक ही कोरिलेशंस ऑटो कोरिलेशंस कर रहे हैं तो अगर आपका एरर टर्म ये स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं कर रहा होगा तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, एरर टर्म मस्ट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फिफ्थ वन, द रिग्रेशन मॉडल डज नॉट इंक्लूड द लैग्ड वैल्यूज़ ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स कि एरर टर्म में तो उसके एरर टर्म तो अपनी प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपके जो मॉडल में डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कोई लैग या लीड वैल्यू आपके मॉडल में नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का मॉडल है तो उस पर ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट्स से जैसे हमारे पास ये मॉडल है y t इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 t अप टू बीटा की x k t, और अब ये आगे एक वैल्यू देखिए गैमा y t-1, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y t है और इसी की एक जो लैग वैल्यू है y t-1 वो इसमें मॉडल में आ रही है, इसलिए इस तरह के मॉडल पे आप ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी जो लास्ट असम्पशन है कि देयर मस्ट बी नो मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, कि आपके डाटा में कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डाटा में मिसिंग ऑब्जर्वेशन है तब भी हम ये वाला टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो था हमारे पास बेटे डर्बन वाटसन टेस्ट। एक और टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं ऑटो कोरिलेशन को चेक करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रन टेस्ट और गेरी टेस्ट। और इसमें एच नॉट हमारे पास क्या है, वो स्टिल सेम हमारे पास एच नॉट है, देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, और H1 में होगा कि देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन। बेसिकली ये क्या कर रहा होता है कि रन टेस्ट आपको पता है कि वो रैंडमनेस चेक करता है। यहाँ पे हम किस चीज़ की रैंडमनेस को चेक करेंगे, रेजिडुअल्स की, क्योंकि हमने कहा है कि रेजिडुअल्स अगर रैंडम आएंगे मींस इंडिपेंडेंट आ जाते हैं अगर, तो वो जो हमारे पास ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा कि ये कोरिलेटेड नहीं है और इनके दरमियान डिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो रैंडमनेस चेक करने से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि डाटा में ऑटो कोरिलेशन नहीं है। तो बिल्कुल रन टेस्ट का वही कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आप नॉन पैरामीट्रिक में पढ़ चुके हैं, उसी बेसिस पे आप डाटा को पहले अरेंज, आपके जो रेजिडुअल्स का डाटा आप उसे अरेंज करेंगे, मीडियन वैल्यू लेंगे और उससे फिर आप उसके साइंस फाइंड कर लेंगे, प्लस माइनस के साइन आपके पास आएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रन्स आ जाएंगे आपके पास। नंबर ऑफ़ रन्स जब आपके पास आ जाएंगे तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रन्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, विद एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल को फॉलो करता है विद मीन दिस,
ये मीन की वैल्यू है मीन रन्स की, और ये इसका वेरियंस है। और वेयर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रेजिडुअल्स या रन्स, और यहाँ पे जो कैपिटल N है वो इन दोनों को सम करने से आपको टोटल मिल जाएगा। ये आपके पास इसका सिंपल सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है जो फॉलो करता है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसका जो हमारे पास डिसीजन क्राइटेरिया वो ये है, वो सेम जो आप यूज़ करते हैं जेड के लिए, कि अगर वो इस एरिया में रीजन में फॉल करेगा, या आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये रन टेस्ट है एक आपके पास, और एक है हमारे पास डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 और टेस्ट यूज़ होते हैं। कॉकरन आइटरेटिव टेस्ट है आपके पास, थीन लगार टेस्ट है, बट अभी के लिए हम सिर्फ ये 2 टेस्ट ही देख रहे हैं। इन 2 टेस्ट को आपने डिटेल में पढ़ना है, और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे आज ही इसके बारे में क्यूरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।